दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, आजकल चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से नाता जोड़ रहे हैं। वहां लालू प्रसाद की पुत्री कुछ ट्वीट करके फिर से एक बार नीतीश पर सवाल उठा रही है। यही सवाल कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर उठाए थे। पहले भाजपा, फिर आरजेडी, कांग्रेस, फिर बीजेपी, ऐसे करते करते हो गया तो 9वीं बार नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और चर्चा बस नीतीश कुमार की ही चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को साथ लेना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा, नहीं होगा? इसकी भी चर्चा होती रहेगी। राजनीति में नीति हो या नहीं, या सिर्फ राज करने की नीति ही हो, इसके ऊपर भी बहस छिड़ सकती है। नीतीश कुमार जैसे व्यक्तियों को बार बार रंग बदलने के तरीके किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे गिरगिट जैसे नेताओं को बार बार साथ लेकर क्या अपनी परंपरा पर कोई कालिक पोत रही है? यह भी सवाल मन में आता है और ऐसे कई सवाल मन में आते हैं। मैं नीतीश को छोड़ देता हूं। नीतीश अगर ऐसा कर देते हैं तो नीतीश को छोड़ दीजिए। मुझे चर्चा करनी है ठीक ऐसे ही नीतीश महाराष्ट्र में भी है, जो बार बार गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते आ रहे हैं और जब अपने ऊपर बीतती है तो वह कौन सा भी निर्णय लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। कौन सा भी निर्णय लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। अब तक महाराष्ट्र के नीतीश ने फैसले कैसे कैसे लिए हैं देखिए। जब जब भी किसी की शामत आई हो, जैसे एक कहावत है ना हिंदी में, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, वैसे जिस किसी भी पार्टी को अपने आप को खत्म करना हो तो वह पार्टी महाराष्ट्र के नीतीश की तरफ दौड़ती है। अब महाराष्ट्र के नीतीश कौन है, यह आपको मुझे अलग से समझाना नहीं पड़ेगा। कभी भी देख लीजिए, जब भी देखा है आपने, तब जिस पार्टी की शामत आई है वह नीतीश के पीछे गई है। महाराष्ट्र के नीतीश के पीछे जरा ठीक से पूर्व इतिहास को जान लीजिए। मैं महाराष्ट्र के नीतीश यानी शरद पवार के बारे में बात कर रहा हूं। शरद पवार राजनीति में इंटर कर गए। शरद पवार के गुरु थे यशवंतराव चव्हाण। यशवंतराव चव्हाण के नाम से एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान सेंटर खोल के शरद पवार ने राज्य सरकार की बहुत बड़ी जमीन हथिया ली। प्रतिष्ठान के नाम पर एक बिल्डिंग भी बनवा ली, जिसके सभागार को रेंट पर भी दिया जाता है और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा राज्य शिखर बैंक को भी रेंट पर दिया गया था। इतनी कमाई होती है लेकिन राज्य सरकार को वह तय किया गया रेंट भी नहीं देते हैं। जिस यशवंतराव चव्हाण के नाम को सामने कर शरद पवार राजनीति में खुद को बड़ा करते आए और खुद यशवंतराव चव्हाण ने जिनको बड़ा करने के लिए आशीर्वाद दिया, उसी यशवंतराव चव्हाण के सूचनाओं को, आदेशों को नजरअंदाज कर वसंत दादा पाटिल की सरकार को शरद पवार ने बेरहमी से गिरा दिया। जिस कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को बड़ा किया था, नेता किया था, विधायक किया था, मंत्री किया था, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता वसंत दादा पाटिल की सरकार को गिरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। अपनी अलग पार्टी खोल ली, यशवंतराव चव्हाण को दूर किया। उसके बाद यशवंतराव चव्हाण की राजनीति महाराष्ट्र में मानो खत्म हो गई। केंद्र में भी उनका प्रभाव खत्म हो गया और यशवंतराव चव्हाण को जो कांग्रेस पार्टी जैसा रखती है वैसा रहना पड़ा। यशवंतराव चव्हाण की साख को पार्टी में खराब कर दिया, पार्टी को तोड़ दिया, पार्टी की सरकार को गिरा दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए, पार्टी संवर गई, फिर से एक बार सत्ता में आ गई पूर्ण बहुमत से
और शरद पवार विपक्ष में जाकर बैठ गए। लेकिन फिर से एक बार कांग्रेस के मन में विचार आया कि क्यों ना इनको साथ लिया जाए, क्यों ना इनको साथ लिया जाए। तो फिर से एक बार राजीव गांधी ने शरद पवार को साथ लिया, शरद पवार को थोड़े अंतर के बाद मुख्यमंत्री बना दिया। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए, जगह घट गई। अगले चुनाव में शरद पवार को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया, कांग्रेस ने बहुमत खो दिया। अगले चुनाव में शरद पवार को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बना दिया, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हुए, कांग्रेस ने सत्ता को खो दिया। 95 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति की सत्ता आ गई। फिर शरद पवार ने पार्टी को ही छोड़ दिया, अपनी पार्टी अलग बना ली और कांग्रेस को फिर से एक बार समर्थन दिया। समर्थन ऐसे दिया कि कांग्रेस को वो लूटते चले गए। कांग्रेस नंबर 1 की पोजीशन से नीचे 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 आती गई। आज कांग्रेस की अवस्था 4 नंबर वाली पार्टी है, पिछले चुनाव के मुकाबले 4 नंबर वाली पार्टी है। फिर शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश की। अगली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही नहीं आ पाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को समर्थन दे दिया, उद्धव ठाकरे के पास चले गए, उद्धव ठाकरे के पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया, उनकी पार्टी ही टूट गई। अब शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ इंडी में सम्मिलित हुए हैं, इंडी को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी इस तरह से टूट रही है कि इंडी बचेगी या नहीं, यही सवाल है। इंडी में से सब लोग एनडीए की तरफ दौड़ रहे हैं और इंडिया जो अलायंस का नाम है उसमें से एनडीए को हटाया जाए तो बचते 2 आय है, आय मतलब मैं, और इसी मैं को चला रही है अब कांग्रेस। मतलब शरद पवार जहां भी जाते हैं उसको खत्म कर देते हैं और उसको तहस नहस कर देते हैं। अब महाराष्ट्र के राजनीति के यही नीतीश कुमार शायद इंडी को तहस नहस करने के मूड में हैं। आजकल वो अपनी ही पार्टी को बचाने की कोशिश में हैं। जो झटका मतलब जो दूसरों के साथ करते हैं ना, वह खुद के साथ भी हो जाता है। वही चीज शरद पवार के साथ भी हुई है। शरद पवार की पार्टी भी टूटी है। यही डर सता रहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 की नहीं है, असल में वहां पर आरजेडी नंबर 1 पे है, दूसरे पायदान पर बीजेपी है। सीटों का अंतर बहुत कम है, लेकिन दूसरे पायदान पर बीजेपी है और तीसरे पायदान पर आते हैं नीतीश कुमार 45 सीटों से। यह नीतीश कुमार की खूबी है कि वह कम सीटें होते हुए भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रखते आए हैं। लगातार 8 बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 90 बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। और यह चमत्कार तो महाराष्ट्र के नीतीश बिहार के नीति से बिल्कुल 50%, आधे से कम टाइम कर पाए हैं। 4 बार ही बने हैं, 4 बार ही, 4 बार सिर्फ, और वह भी 8 साल भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। 4 बार बनकर 8 साल पूरे नहीं कर पा रहे। शरद पवार इसी प्रयत्न में हैं कि वह अपनी पार्टी, अपनी साख को बचाए, अपनी प्रतिमा को बचाए और अपने अंतिम समय में 85 साल के समय जब आदमी जाता है उम्र के, तब वह जीवन का आखिरी पड़ाव ही होता है। किसी ये मेरे वाक्य की कोई अन्यथा न ले, मतलब ये शरद पवार के जीवन के वो अंतिम चरण में है। अब इस अंतिम चरण में खुद की पार्टी तो बचा ली जाए, खुद की प्रतिमा को भी बचाया जाए और साथ ही साथ अपने बेटी की राजनीति को भी कैसे आगे लिया जाए, यही प्रयत्न कर रहे हैं पवार। तो लगभग शरद पवार इसी प्रयत्न में नीतीश कुमार जैसे कुछ हरकतें कर सकते हैं। अगर भतीजा चला गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ
एनडीए के साथ और वो खुद को सत्ता में रखना चाहता है, अगर वैसे ही छोड़ दिया जाए और अपनी पार्टी को जोड़ने की कोशिश की जाए, तो शरद पवार देख रहे हैं कि क्यों ना मैं अजीत पवार के ही साथ चला जाऊं। कम से कम अजीत पवार महाराष्ट्र में काम करेंगे, बेटी की राजनीति केंद्र में तो चलेगी। शायद यह भी हो सकता है कि शरद पवार ही खुद को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दे और कह दे कि अब बचा लो मुझे, मेरी बेटी की राजनीति को भी बचा लो। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल करने के लिए जो भी दांव पेच शरद पवार खेलते आए थे, उन सब दांव पेचों को लगभग अपयशी देख रहे हैं शरद पवार। आपने देखा है पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में क्या क्या दांव पेच खेले गए। तो जो भी शरद पवार दांव खेलना चाह रहे हैं वह उल्टा हो रहा है। शरद पवार बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो शरद पवार के ही परिवार के लोग बीजेपी को बढ़ावा देना चाहते हैं। वह मोदी के ऊपर आलोचना करना चाहते हैं, उन्हीं के परिवार के लोग मोदी के साथ जा रहे हैं। और शरद पवार को यह भी पता चल गया है कि जिस उद्धव ठाकरे पर वो दांव खेलना चाहते हैं वह दांव कामयाब होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उद्धव ठाकरे के पास राजनीतिक समझ कितनी है, राजनीतिक ज्ञान कितना है, इसके ऊपर भी लोगों के मन में संदेह है। क्योंकि उद्धव ठाकरे इस तरह के बयानबाजियां करते हैं कि राजनीतिक सूझबूझ उनके पास नहीं है, यही समझ में आता है। जैसे राहुल गांधी के साथ हो रहा है वैसे उद्धव के साथ भी हो रहा है। तो शरद पवार अब उद्धव का साथ नहीं चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझ ले जिन्होंने शरद पवार का साथ लिया है वह उनका बेड़ा गर्क हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना बेड़ा गर्क करना चाहती है तो शरद पवार को खुशी खुशी साथ ले ले। नमस्ते।